हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो से हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी को। आज हम इस वीडियो में हिंदी को देखने वाले हैं। हिंदी के कुछ मतलब स्टोरीज देखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपके निबंध से, जो कि आपकी राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बात याद रखना मेरी कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रट्टा मार पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो कि जब भी राइटिंग के बारे में कुछ आए, ठीक है, या कुछ भी लिखने के बारे में आए, तो उसके अंदर आप इतना ज्ञान भर देना, इतना ज़्यादा उसे डिस्क्रिप्टिव वे में लिख देना, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फालतू की चीज़ें नहीं, उसी हिंदी से रिलेटेड लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो भी मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उस पीडीएफ में वही आंसर्स है, वही कॉन्सेप्ट है जो कि समराइज़ करके लिखे गए हैं। मतलब अगर आप लॉन्ग आंसर्स की बात करते हो, अगर आपको लॉन्ग आंसर्स चाहिए तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपके बुक में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कहीं से भी आपके जो बुक में है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं। बस यही है कि उसमें कुछ वर्ड्स हैं या उसमें इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ वो याद नहीं होता, दिमाग में घुसता नहीं है। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो देखो नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस बार टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नहीं है, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन करोगे, वहीं पर आपको पीडीएफ पड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, चाहे वो हिंदी ए हो चाहे वो हिंदी बी हो। और दूसरी बात कि अगर आप मान लो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे व्यंग क्या होता है, तो इसका मैंने बहुत ही शॉर्ट में आंसर यहाँ पे लिखवाया है और बस समझाने के लिए उदाहरण और विशेषताएं लिखवाई हैं। लेकिन अगर आपको इसका लॉन्ग आंसर चाहिए तो मैं शाम तक या थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद, या फिर कल सुबह एग्ज़ाम के टाइम पर मैं यहाँ पर इसके लिए लॉन्ग आंसर भेज दूंगा, जब आप थोड़ा सा उसे गो थ्रू कर लेना। इसके लिए आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको जाके ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। याद रखना मेरी बात फिर से कि जितना आप घुसा सकते हो अपने वर्ड्स को इसमें, उतना आराम से करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी कहानी के तत्वों का परिचय स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स। जब हम कहानी लिखते हैं, ठीक है, जब हम कहानी लिखते हैं तो किन किन एलिमेंट्स का होना जरूरी है, किन किन एलिमेंट्स का मतलब होने से हमारी कहानी और अच्छी होती है। तो आपको देखो यहाँ पर थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखना है कि कहानी एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है जिससे हम भावनात्मक, नैतिकता और बौद्धिक स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं पाठक को। पाठक मतलब जो रीड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहानी लिख रहा हूँ तो जो भी हम मेरी कहानी को पढ़ेगा, या तो वो भावनात्मक तरीके से प्रभावित होगा, या तो नैतिक तरीके से, या तो बौद्धिक तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो मेरी कहानी से प्रभावित होगा, तभी तो मेरी कहानी पढ़ेगा। एक सफल कहानी वही होती है जिसमें भावनाएं, घटना और पात्र जीवित हो। ठीक है, और पाठक उससे जुड़ाव महसूस करे, मतलब जिससे वो रिलेटेबल हो। आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कि वही रील ज़्यादा चलती है जो ह्यूमन लाइफ या मतलब लोगों के डे टू डे लाइफ से रिलेट करती है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि वही एक अच्छी कहानी होती है, सफल कहानी होती है, जिसमें भावनाएं हो, घटना का अच्छे से मतलब बताया गया हो, वर्णन दिया हो, पात्र जीवित हो और पाठक उससे जुड़ाव करे। ठीक है, पाठक फिर से बता रहा हूँ, पाठक यहाँ पर रीडर की बात हो रही है। तो कुछ एलिमेंट्स होता है जिसका होना जरूरी होता है कहानी के अंदर। विषय, ठीक है, अब देखो सबसे मेन बात, सब जब विषय ही नहीं रहेगा, मतलब जब आपको यही नहीं पता कि कहानी किस चीज़ से रिलेटेड है, किस डायरेक्शन में जा रही है। कहानी का मूल आधार एक विषय होता है। यह वह विषय वस्तु है जिस पर पूरी कहानी टिकी होती है। मतलब अगर आप थीम की बात करो, किसी भी, जैसे आप पार्टी करते हो, फेयरवेल पार्टी करते हो, तो कोई ना कोई थीम रखते हो। इसका मतलब वो जो पार्टी होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, या उसी कल्चर से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर भी थीम का मतलब वही है, जीवन में मानवीय संबंधों से प्रेम, संघर्ष, राजनीतिक, शिक्षा, नैतिकता, अन्य किसी भी अनुभव से जुड़ाव हो सकता है। विषय जितना भी सशक्त और सजीव होगा, कहानी उतनी ही असरदार होगी। ठीक है, तो विषय देखो प्रेम से हो सकता है, मतलब संघर्ष से रिलेटेड हो सकती है कहानी। तो ये कुछ विषय हैं जो हमारी कहानी को और ज़्यादा बढ़िया बनाती है, मतलब हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करती है। मान लो किसी को राजनीतिक कहानियाँ पसंद होंगी, किसी को प्रेम कहानियाँ पसंद होगी, तो वो अलग अलग के ऊपर है। कथानक कहानी की घटनाओं को क्रमबद्ध और तर्कसंगत विकास होता है। यह कहानी का वह ढांचा है जिसमें सारी घटनाएं एक सार में पिरोई जाती है। कथानक में आमतौर पर आरंभ, मध्य, अंत होता है। कथानक रोचक, सुसंगठित और स्वाभाविक होना चाहिए ताकि पाठक की रुचि बनी रहे। मतलब
यहाँ पर प्लॉट का मतलब क्या है, कथानक का मतलब कि कहानी किस तरीके से लिखी जा रही है, उसका ढांचा कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई। मतलब आपने पहले शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, उसके मध्य में क्या है, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन कैसे दिया, आपने निष्कर्ष कैसे लिखा है, कंक्लूजन कैसे लिखा है। तो ये चीज़ भी एक कहानी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनाती है। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीसरा गया कैरेक्टर्स। भाई बिना कैरेक्टर्स के कोई कहानी पढ़ता है, आप खुद सोचो, बिना कैरेक्टर्स के कोई कहानी नहीं होती है। भले ही एक कैरेक्टर हो लेकिन उसमें कैरेक्टर होना ही चाहिए। कहानी में प्रस्तुत व्यक्ति या चरित्र या पात्र कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति या फिर कोई सा भी ऐसा मतलब जीव जंतु जो कहानी में हो उसे हम पात्र कहते हैं, यानी कैरेक्टर कहते हैं। ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पाठक को भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। पात्र दो प्रकार के होते हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र, ठीक है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। जैसे हमारे फिल्मों में होता है, एक होता है लीड कैरेक्टर मतलब लीड हीरो, और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं। पात्रों का चित्रण ऐसा होना चाहिए कि जीवंत लगे, उनका संवाद, उनकी सोच, व्यवहार वास्तविक प्रतीत हो। मतलब रियलिटी में, मतलब रियल होना चाहिए, थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया से अलग ही आप कहानी लिख के बैठे हुए हो। परिवेश का तात्पर्य है कहानी का समय, स्थान, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। मतलब वो कहानी किस समय की है, ठीक है, किस स्थान की है, किस समय की बात की जा रही है, किस संस्कृति की बात की जा रही है। यह कहानी को यथार्थता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है तो उसका भाषा शैली, रहन सहन और सोच भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर कहीं गांव की कहानी है तो भाई अब गांव जैसे ही लिखोगे ना। ऐसा तो लिखोगे नहीं कि मान लो गांव की कहानी है और गांव में कोई लैम्बोर्गिनी से घूम रहा है, ठीक है, गांव में कोई इंग्लिश में बातें कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गांव में पढ़े लिखे नहीं होते, बट वहाँ पे जो रहन सहन होता है, वहाँ पे जो भाषा शैली होती है, बोलते हैं लोग एक दूसरे से, वो गाँव की देसी भाषा में ही बोलते हैं। संवाद यानी डायलॉग्स। संवाद पात्रों की सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को उजागर करने का एक माध्यम है, ठीक है, कि पात्र हमारे कहना क्या चाहते हैं स्टोरी में। वो जब डायलॉग ही नहीं लिखोगे तो फिर बता कैसे पाओगे। अच्छे संवाद कहानी को सजीव बनाते हैं और कथा को गति प्रदान करते हैं। संवाद संक्षिप्त, स्वाभाविक और प्रभावशील होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कहा था ना, जितना भी ज्ञान हो उतना डाल देना। स्वाभाविक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जो भी हो डाल देना। भाषा शैली, लैंग्वेज एंड स्टाइल। अब भाषा शैली तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, क्या टोन है आपका स्टोरी का। भाषा कहानी की आत्मा होती है। हिंदी कहानी में सरल, सहज और प्रभावशील भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक और बात, किसी भी स्टोरी, अभी मैं स्टोरी बताऊंगा, ठीक है, आपको स्टोरी पता चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टोरी आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोले कि भाई इसमें भाषा शैली की बात बताओ, तो एक बात बताओ, कहानी पढ़ने के बाद आपको ये तो पता लग जाएगा कि कहानी में कैरेक्टर्स क्या है, कहानी में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर भाषा शैली की बात करूँ आंसर लिखने की, तो आप खुद सोचो ना, जब उसकी मतलब जो भी राइटर होंगे, जो भी ऑथर होंगे, उनकी स्टोरी बुक में दी हुई है, तो क्या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूड वे में लिखा होगा, क्या गाली गलौज की होगी? नहीं ना। तो सरल, यही सब लिख देना, सरल, सहज, प्रभावशील, आकर्षक तरीके से बोला है, ठीक है। जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लॉजिकल चीज़ें लिख सको उतना लिख देना, ठीक है। नाउ दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पर बात कर रहे हो, ठीक है। यह लेखक का वह नज़रिया होता है जिससे वह कहानी को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। या प्रथम पुरुष मैं, द्वितीय तुम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा होगा। तो किस तरीके से वो प्रस्तुत करना चाह रहा है, दृष्टिकोण के अनुसार ही पाठक को जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखो, कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक कहानी लिखी और मैंने उसमें ये लिखा कि मैं जा रहा था और मैंने एक पहाड़ देखा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब मैं उसको फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी जगह मैं कहानी लिख दूँ कि एक लड़का था राम, वो जा रहा था और उसने एक पहाड़ देखा, तो इसका मतलब वो तृतीय पुरुष यानी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि वो कहानी किस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है, ठीक है, किस तरीके से आप उसे पढ़ रहे हो। भावनात्मक और उद्देश्य, इमोशन एंड पर्पस। हर कहानी का एक पर्पस होता है, हर कहानी का एक इमोशन होता है, ठीक है। कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई मॉरल स्टोरी होती है, या तो वहाँ से कोई ना कोई सीख मिलती है, चाहे वो फनी स्टोरी ही क्यों ना हो। कहानी में किसी न किसी भावना का होना आवश्यक है, करुणा, प्रेम, क्रोध, व्यंग, ठीक है।
यहाँ संदेश को भी लेकर आती है जो पाठक के मन में विचार और संवेदना उत्पन्न करती है। निष्कर्ष आप पढ़ लेना, ये पूरी जो ढांचा है पूरा इजी करके मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, कहानी विधा का सामान्य परिचय दीजिए। सामान्य परिचय देना है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, वही यहाँ पे बता देना है, ठीक है। कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित, ये सब बता देना। कहानी साहित्य का एक प्रमुख गद्य विधा है, याद ये तो हर चीज में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जो जीवन की किसी घटना, अनुभव, समस्या संक्षिप्त, रोचक, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है, ठीक है। यह एक ऐसी रचना होती है जो पाठक को कुछ ही समय में मनोरंजन के साथ साथ भावनात्मक, नैतिक। कहानी के बारे में जो लिख सकते हो यार लिख देना। कहानी का मतलब कहानी का जन्म प्राचीन काल में लोक कथाओं, धार्मिक आख्यानों और कथाओं से हुआ माना जाता है। देखो एक और बात कि मान लो प्राचीन काल, ये वो युग आपको नहीं याद हो रहे तो सीधे सीधे राजा महाराजा पे चला जाओ कि इसकी शुरुआत बहुत साल पहले हो चुकी थी, कई ज़्यादा लेखकों ने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो बीच में ऐड कर लो, बीच में ऐड करना सीख जाओ आप, आंसर्स को जितना लंबा हो सके उतना बना के खींच देना। लेकिन आधुनिक कहानी एक विकसित और संपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरी। भारत में आधुनिक कहानी की शुरुआत प्रेमचंद जैसे महान लेखकों से मानी जाती है, ठीक है। एक और बात कि आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखना, मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें मतलब कि आज की जो नई कहानियां हैं और जो पहले की पुरानी कहानियां होती थी उनमें कई ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। पहले के जो कहानी लेखक होते थे वो शब्दों को पूरा उड़ेल के डाल देते थे अपनी कॉपी में, अपने पन्ने में, ठीक है। उनमें एक भाव होता था, ऐसी चीज़ें लिख देना कहानी से प्रक्रिया, ताकि जो सर चेक कर रहे हो उनको भी लगे कि भाई मतलब बंदा कुछ करके ही मानेगा, मतलब बंदे में ज्ञान बहुत है, ठीक है। कहानी का प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। संक्षिप्तता, मतलब बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। लंबी नहीं होती बट एकदम ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए। और एक और बात यार, मैं बोल रहा हूँ कि ऐड कर देना, ये लिख देना, वो लिख देना, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो भाई नहीं पढ़े हैं अभी तक या एक दिन में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं या एक दिन में निकलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ चुके हो तभी मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि भाई यही लिख कर आना, यही लिख कर आना, और फिर आप बोलो कि ऐसा ऐसा बोला था, ठीक है। कहानी अधिक लंबी नहीं होती, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होता, मतलब जितना रिलेटेड है कहानी से, जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिखो और बताओ कि उसमें इमोशन क्या, बस बात खत्म। एकता, इसमें एक ही मुख्य घटना, विचार एवं भाव होता है जिससे एकता बनी रहती है, मतलब एक ही घटना के बारे में बात की जाती है शुरू से लेकर लास्ट तक, जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है। प्रभाव उत्पादकता, ठीक है। हार्ड वर्ड तो यार मैंने भी यूज़ कर लिए पर कोई नहीं। प्रभावकता, अगर प्रोनाउंस गलत किया हो तो उसके लिए सॉरी। कहानी का अंत या घटनाक्रम पाठक पर गहरा प्रभाव डालता है। अभी देखो इस थर्ड वाले पॉइंट को काटना और सीधे सीधे लिख देना प्रभाव डालने योग्य या प्रभावशील, कि प्रभाव डालना मतलब प्रभाव डालना चाहिए, ठीक है। उस घटना का या उस कहानी का कोई ना कोई प्रभाव होना चाहिए, ठीक है। गहरा प्रभाव होना चाहिए पाठक पर, सीधी सीधी बात है। यहाँ इतना हार्ड वर्ड लिखा हुआ है। पात्र चित्रण, बहुत कम पात्र होते हैं, पात्र बहुत कम रखते हैं, लेकिन उनका चित्रण जीवंत और सजीव होता है, लेकिन उनका चित्रण इस तरीके से होता है कि वो हमारे निजी जीवन पे प्रभाव डाल सके, ठीक है। संवाद और भाषा, डायलॉग्स और भाषा का भी ध्यान रखा जाता है। तो देखो मैं चाहता हूँ ना कि मतलब कुछ भी करके इजी तरीके से हम इसको निपटा दें, ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स ना बनाए, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस को हटाओ, थ्योरी है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करोगे, फिर तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो उस पर ध्यान लगाना है हमको, ये तो बस निकलना है। कहानी के प्रकार, सामाजिक कहानी, प्रेम कहानी, रूढ़िवादी और पौराणिक कहानी, मनोरंजन कहानी, प्रेरणात्मक कहानी। ये मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, निष्कर्ष पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब यार सामाजिक और प्रेम कहानी में आपको बस समझाने बैठूंगा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। हिंदी कहानी का विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। विकास यात्रा पर यहाँ पे प्रकाश डालना है। विकास यात्रा अगर आपको याद ना हो तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। देखो विकास यात्रा में आपको युग के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब ये इन लेखक के युग में ये हुआ था, इनके युग में ये हुआ था, ठीक है। तो आपको याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। नहीं होता है तो कुछ लेखक के नाम याद कर लो, उससे रिलेटेड, और फिर उनका ही युग बनाकर, टाइम तो छोड़ ही देना, टाइम इग्नोर करना, उनका ही युग बनाकर फिर नीचे आपको जितना ज्ञान हो सके, ठीक है, जितना हो सके अच्छी चीज़ें वो भर देना,
ठीक है। हिंदी कहानी का इतिहास, मैं ये नहीं, देखो नहीं आएगा तब की बात कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि रट्टा मारना, देखो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रट्टा मार सकूँ वो भी इस सब्जेक्ट को, ठीक है, या समझ सकूँ या इतना याद ही कर सकूँ यार, इतना ज़्यादा मेरे से भी नहीं हो पाएगा। और आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हिंदी कहानी का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है, ठीक है। इसका विकास 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ, लेकिन इसकी जड़ें 19वीं सदी में ही देखने को मिलती हैं। मतलब 20वीं सदी के शुरुआत से इसका विकास होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये पता चलता है कि भाई 19वीं सदी में ये विकास मतलब था, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता था। तो ये छोटी छोटी लाइन तो आपको याद ही हो जाएंगी। अब भाई इतना भी कंजूसी मत कर देना। हिंदी कहानी में समाज, संस्कृति, राजनीतिक और मानव जीवन के अनेक पक्षों को अपनी अभिव्यक्ति दी है। यहाँ पे देखो, हिंदी कहानी का विकास यात्रा पूछ रहा है, ऊपर की कुछ लाइन उठाना जो हमने ऊपर आंसर पढ़ी कि हिंदी में ये होता है, हिंदी कहानी में ये होता है, उसको भी इसको थोड़ा बड़ा बना के लिख देना, बात खत्म। प्रारंभिक दौर, हिंदी कहानी का बीजारोपण भारतेंदु युग जो कि 1868 से 1885 तक, मैंने फिर बोला इसको इग्नोर करना टाइमलाइन को। उस समय कहानियाँ धार्मिक, नैतिक, उद्देश्यात्मक होती थी। मैंने कहा था ना अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। यह कहानियाँ शिक्षा पर प्रद होती थी, ठीक है, जिनका उद्देश्य पाठकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना था, देशभक्ति जगाना था, उनको बताना था कि कैसे अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, कैसे प्यार करते हैं, ये सब। इन कहानियों में कल्पना, चमत्कार का प्रभाव अधिक रहता था। अब भाई पिछले के ज़माने में परियों की कहानी सुना देती थी हमारे दादा दादी, ठीक है, तो उस समय के जो लेखक होंगे वो भी तो चमत्कार और कल्पना की बात ज़्यादा करेंगे। लल्लू लाल, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि लेखकों ने इस समय के कहानी के बीज बोए, ठीक है, समझ में आया। प्रारंभिक दौर में तो अब आता है द्विवेदी युग। ये क्या है? इस समय हिंदी कहानी में थोड़ी गंभीरता प्राप्त की। अब देखो, आप जो पहले वाला पॉइंट लिखोगे ना, जो भी पॉइंट लिख रहे हो पर पहले वाले पॉइंट पे आपको अच्छी अच्छी बातें बतानी है, फिर दूसरे वाले पॉइंट पे आपको स्टार्ट इस चीज़ से करना है कि इस समय हिंदी फिर थोड़ा डेवलप हुआ, इस समय लोगों ने फिर धीरे धीरे और अच्छी कहानी और हिंदी में बदलाव आने स्टार्ट किए। भाई अब युग बदल रहे तो बदलाव आना स्टार्ट करोगे ना। में यथार्थ सामाजिक जीवन के लिए सामने आने लगे पंडित माधवराव सप्रे, सॉरी यार अगर ये राव मतलब गलत प्रोनाउंस हो रहा है तो, ठीक है, की कहानी एक टुकड़ी भर मिट्टी की हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। ये पहली मौलिक कहानी है, इसे थोड़ा याद कर लेना, थोड़ा जोर लगा के। कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें सामाजिक यथार्थ, चरित्र चित्रण और सजीव संवादों की झलक दिखाई देती है। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और रामचंद्र शुक्ल जैसे लेखकों ने भी कहानियाँ लिखी, ठीक है, आया समझ में। आप एक काम करना, कोई अगर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ना याद हो लेखक का नाम, ठीक है, दिमाग में ना आए तो एक भारी भारी कोई पुराने ज़माने के नाम सोचना, ठीक है, और ऐड कर देना कि इन्होंने भी लिखने की कोशिश की, इन्होंने भी आगे बढ़ाया, ठीक है। मतलब अब नहीं आ रहा है तो कोई छोड़ के मत आ, मेरा कहने का मतलब ये। प्रेमचंद युग, अब प्रेमचंद जैसे ये लेखकों का नाम नहीं बदलना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, उनका ही नाम बदले फिर बचा क्या। यह हिंदी कहानी का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, सबसे बेस्ट काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं हम लोग। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कहानी का जनक कहा जाता है। उन्होंने कहानियों को ग्रामीण जीवन, किसान, श्रमिक स्त्री, जातिवाद, गरीबी, अन्याय जैसे विषय से जोड़ा, ठीक है, कहानियों को ऐसे जोड़ा कि मतलब इन सब पे भी लिखा जा सकता है। प्रेमचंद को कहानियाँ जैसे पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, सदगति आदि आज भी बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने आज भी यह हमारे बुक में दिया रहता है यार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रगतिवाद युग, ठीक है, प्रगतिवाद युग। इस समय हिंदी कहानी में सामाजिक परिवर्तन और क्रांति की भावना दिखाई दी। लेखक ने शोषण, अन्याय, देखो जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है उस तरीके से हमारे पाप बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से अन्याय, शोषण बढ़ता जा रहा है, तो अब कहानियाँ उस पर भी होंगी। उस समय कहानियाँ उस पर नहीं होती थी, अब कहानी उस पर भी होंगी। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि भाई इस समय पर ज़्यादातर घटनाओं के क्रम के बारे में, देश के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा जाने लगा, ठीक है। सज्जन सिंह, यशपाल, भीष्म साहनी, ये सब चीज़ें, ये सब राइटर्स लिखते थे। नए कहानी आंदोलन 1950 के दशक में हिंदी कहानी में एक नई दिशा का उदय हुआ, जिसे नई कहानी आंदोलन कहा गया। इसमें व्यक्ति की आंतरिक संवेदनाओं, संघर्षों, मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इस दौर में कहानियाँ शहरी जीवन, अस्तित्व, संकट और
व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी। ठीक है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, कृष्ण सोबती इन आंदोलन में प्रमुख चेहरे रहे। एक बात और, नई कहानियों की, मॉडर्न कहानियों की जहाँ भी बात आप लिखना चाहो तो आपको ये लिखना है, ऐसे लिखना कि भाई मतलब ये पहले चमत्कार और कल्पना देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस ऐसे कहानियों का ज़्यादा रुचि नहीं रहा लोगों में। अब लोग रिलेटेबल कहानी पढ़ना पसंद करते थे। रिलेटेबल मतलब जो उनकी आम जिंदगी से जुड़ा हो, ऐसे हिंदी लिखने बिल्कुल अच्छी तरीके, रिलेटेबल नहीं लिखना हुआ। समांतर और दलित साहित्य की भूमिका। 1970 के बाद हिंदी कहानी में विविधता और गहराई और बढ़ी। इस समय दलित, आदिवासी, महिला और हाशिए पर पड़े समुदाय की आवाज़ कहानियों में सुनाई देने लगी। ठीक है, ओम प्रकाश होगा शायद, अच्छा हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, उषा प्रियवदा, चित्रा, ये सब लेखक थे जिन्होंने इस समय पे भाग लिया था और कहानी लिखी थी। तो कहने का मतलब ये है, इस वाले में मैं बता रहा हूँ आपको ये लिखना है 1970 के बाद कि जो ऐसे समुदाय थे, ऐसे दलित लोग थे, ऐसे आदिवासी लोग थे, ऐसे महिलाएं थे, ऐसे लोग थे जिन पे शोषण हो रहा था, कुछ भी ऐसा जो संकट से जी रहे थे अपनी व्यक्तिगत रूप से, तो उनकी आवाज़ अब कहानियों में सुनाई देने लगी। वो कहीं ना कहीं उनकी जो मतलब दर्द था, उनका जो मतलब जीवन था, वो कहानियों के माध्यम से लोगों के सामने आने लगा। ठीक है, तो देखो मैं अभी बोलते समय इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा लाइन बोल जा रहा हूँ तो वहाँ पर यार सही में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं लिख सकता हूँ तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, आधुनिक युग। आज के दौर में हिंदी कहानी तकनीक, बाजार, अकेलापन, सूचना युग, सोशल मीडिया, वैश्वीकरण, अलग अलग मतलब बिजनेस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें कहानियों, अब ऐसी कहानियाँ हमारे सामने देखने को मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी निबंध की विकास यात्रा। भाई हिंदी निबंध के बारे में लिखना है, हिंदी निबंध के बारे में आप नहीं लिख पाओगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो क्या बात करते हो यार। हिंदी साहित्य की विधाओं में निबंध एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय गद्य विधा है। ठीक है, जिसे गद्य मतलब निबंध को गद्य का सौंदर्य रूप भी कहा गया है। ठीक है, इसमें लेखक अपने विचारों को, अनुभव, भावनाओं और ज्ञान को स्वतंत्र रूप से कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। एक सेकंड, मुझे आप कमेंट में बताना कि गद्य विद्या है ये। ठीक है, ये गद्य विधा है, क्योंकि मतलब जो बुक मैंने जिस सर से पढ़ रखा था तो उन्होंने विधा ही बोला था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। हिंदी निबंध का विकास एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है जो विभिन्न चरणों में गुजरकर आज के स्वरूप में पहुंचा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। और हिंदी निबंध के बारे में आप जितना हो सके निबंध ही लिख देना हिंदी निबंध के बारे में। ठीक है, बड़ा करके अच्छी तरीके से। एक बात याद रखना, जो मैंने आपको बताया था प्लॉटिंग, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, कथानक, आंसर में आप वो जितना अच्छा लिखते हो ना, वो बहुत प्रभाव मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही आप मेरे से ब्रिलियंट हो, मान सकते हैं, बिल्कुल आप होंगे भी, बट जो आंसर राइटिंग है वो थोड़ी बढ़िया अच्छी तरीके से आप लिखोगे तो और ज़्यादा बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको वैसे नहीं बोल रहा कि आप मतलब ताने वाने नहीं दे रहा, बट आपको समझा रहा हूँ कि यार अच्छी तरीके से लिखना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि मतलब लिख के चले आए, पैराग्राफ लिख कर भाग गया। ठीक है, टाइम कम हो वो अलग की बात होती है। निबंध का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? 8वीं और 9वीं शताब्दी में प्राचीन साहित्य के धार्मिक ग्रंथों और उपदेशात्मक गद्य में मानी जा सकती है, जैसे संत साहित्य, एक सेकंड कलर चेंज हो गया क्या, संत साहित्य, नीति शास्त्र, उपदेश। हालांकि उस समय यह विधा एक स्वतंत्र रूप में नहीं थी। तो ये याद रखना कि पहले प्रारंभ में क्या होता था, पहले संत होते थे, पहले हमारे ऋषि मुनि होते थे, तो वो इनके हमारे पास देखने को मिलते थे इनके निबंध। तो पहले स्वतंत्र रूप में नहीं थी, अन्य विधाओं के अंतर्गत ही आती थी। ठीक है, पहले निबंध एक अलग टॉपिक नहीं हुआ करता था, पहले किसी और टॉपिक के अंदर ही आता था। आधुनिक हिंदी निबंध का प्रारंभ। हिंदी में स्वतंत्र निबंध लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। ठीक है, इस समय भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण, समाज सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के कारण कई सोच और विचारधाराओं पर उदय हुआ। तो एक बात बताओ यार, जैसे जैसे टॉपिक बदलता जा रहा है, आपने कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री पढ़ी होगी,
ठीक है। कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री का एक दिमाग में इमेजिनेशन होगा कि भाई 19वीं सदी में क्या हुआ था, 18वीं सदी में हमारे पास क्या देखने को मिला था। तो जिससे जैसे आपके कि 18वीं सदी में कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वो था हमारे पास आंदोलन देखने को मिले थे 1857 का, ठीक है। इन सब का आंदोलन देखने को मिला था। फिर 19 शताब्दी में क्या हुआ, आज़ादी से रिलेटेड मिले हमें देखने को। तो उन टॉपिक को आप ऐड करते जाना कि भाई निबंध फिर इन पे भी स्टार्ट होने लगे। समझ में आया। आरंभिक निबंधकार, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त और प्रेमचंद, ठीक है। ये लोग तो सबसे मेन थे, इनका नाम भूलना नहीं है आपको। भारतेंदु युग, इस काल में निबंधों में धार्मिकता, सामाजिक सुधार और स्वदेश प्रेम की भावना प्रमुख थी, ठीक है। भाषा सरल और जन सामान्य के लिए उपयुक्त बनाई गई, बहुत अच्छी बात है। द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को गंभीरता, तर्क, भाषा, शुद्धता और शैली में अनुशासन प्रदान किया। यह युग निबंध को गद्य साहित्य का सम्मानजनक विधा बनाने में सफल रहा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत इजी हिंदी लिखी है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। छायावादी युग, इस समय निबंधों में भावुकता, अंतिम चिंतन, साहित्यिक सौंदर्य का समावेश हुआ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने निबंध विधा में योगदान दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। महादेवी वर्मा को श्रृंखला की कड़िया जैसे एक सुंदर भावनात्मक निबंध संग्रह है। मतलब देखो यार, मैंने कहा था ना, यहाँ पे देखो ज्ञान लिखा हुआ है, बस आपको कुछ लेखक उठाने में आप इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ज़्यादा निबंध को अच्छा बनाया, बस। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद का बदलना नहीं है, याद रखना। प्रेमचंद ने यथार्थवादी दृष्टिकोण से निबंध लिखे। उन्होंने किसानों, गरीबों, स्त्रियों, अभी ऊपर जो कहानी की बात है वही यहाँ पे लिखती। आधुनिक युग, अब हिंदी निबंध हर क्षेत्र को स्पर्श करने लगा, राजनीतिक, सामाजिक। आधुनिक युग में पर्यावरण, जो जो पाप होते हैं आधुनिक युग में, हमारे कलयुग में, वो सब ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी निबंध की विशेषताएं, विषयों का विविधता, ठीक है, एक से एक किसी भी विषय पे आप लिख सकते हो। शैली की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब गंभीरता से भी लिख सकते हो, व्यंग्यात्मक से भी लिख सकते हो, आत्मकथा भी लिख सकते हो, आप फनी भी लिख सकते हो, कॉमेडियन भी लिख सकते हो, प्रेमिका के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। सामाजिक जागरूकता, आप समाज को जागरूक कर सकते हो निबंध की वजह से। भावनात्मक अभिव्यक्ति, आप अपने भावनाओं को भी अभिव्यक्त कर सकते हो निबंध के अवसर से, मतलब अपनी भावनाओं को लिख सकते हो। आपके घर में भी आपकी नहीं सुनी जाती, एक काम करो, जल्दी से निबंध लिख के पब्लिश कर दो, सुनी जाएगी फिर, ठीक है। नाउ हिंदी एकांकी विधा का सामान्य परिचय। हिंदी एकांकी, मैंने कहा था कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ता होना चाहिए। अभी देखो स्टोरी तो 2-2 मिनट का काम है, स्टोरी 2-2 मिनट में उड़ाएंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। अभी इसी में टाइम लग रहा है, जो लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर नहीं है पेशेंस तो यार थोड़ा फास्ट कर लो वीडियो को, और क्या, पर वीडियो को छोड़ के मत जाना। एकांकी नाटक का एक विशेष संक्षिप्त विधा है, ठीक है, विद्या है, जिसमें एक ही अंक अर्थात एक ही खंड में संपूर्ण नाटक कथा प्रस्तुत की जाती है। यह एक ऐसी साहित्यिक विद्या है जो नाटक की सभी विशेषताओं को समेटते हुए भी संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करती है। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशेष स्थान है, क्योंकि यह संदेश, संवेदना, सामाजिक चिंतन को प्रभावशाली। देखो हिंदी एकांकी का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से नाटक जो एक बार में ही खत्म कर दिया जाए, जैसे जो स्टेज पे किया जाता है, जो परफॉर्मेंस की जाती है, तो जो नाटक करके हमें दिखाया जाता है वो हमारी हिंदी एकांकी है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो संवेदना, संदेश, सामाजिक चिंतन, ये सब ऐड करना नहीं भूलना है, याद है ना। ज्ञान, एकांकी का अर्थ अब यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। एकांकी शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, एक अर्थार्थ और एक अर्थार्थ, एक मतलब एक का मतलब एक ही है, तो भाई सबको पता है। और अंक अर्थार्थ अवधि यानी दृश्य, ठीक है। एक दृश्य, इसका मतलब क्या है, एक दृश्य यानी एक टाइम पे हुआ क्या था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ क्या था, ऐसी कौन सी चीज़ किस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी। इसका सीधा अर्थ है एक ऐसा नाटक जो केवल एक अंक में ही समाप्त हो जाए, मतलब एक दृश्य में ही समाप्त हो जाए, एक बार में दोबारा नहीं, मतलब जैसे फिल्मों की तरह होता है, ठीक है। यह एक ऐसी नाट्य रचना है जिसमें सामान्यत एक ही समस्या या भाव पर केंद्रित रखकर कथा को विकसित किया जाता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, जितनी पात्रों की संख्या होगी इतनी कन्फ्यूजन बढ़ने के चांसेस होते हैं। स्थान परिवर्तन भी बहुत कम होते हैं। अब एक ही स्टेज पे मान लो हो रहा है,
ठीक है। अगर मैं बात करूँ रामायण की, रामलीला की, अगर वो एक ही दिन में कराया जाने लगे तो सोचो वहाँ पर जो स्टेज बने होंगे उसमें जो मान लो राम सेतु का जो सीन चल रहा है, अब अचानक से वहाँ पर लंका का सीन बनाने में कितना ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। तो बहुत ही कम स्थान परिवर्तन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और समय की भी एकता होती है, मतलब समय एक साथ ही, समय मतलब जैसे स्टार्ट हुआ उसके एक साथ ही ख़त्म करा दिया जाता है। हिंदी एकांकी का विकास, हिंदी में एकांकी का आरंभ 20वीं शताब्दी और प्रारंभिक वर्षों में हुआ। आरंभ में यह विद्या नाटक से प्रभावित थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक अपना स्वतंत्र रूप धारण कर लिया। जैसे समाज में परिवर्तन आया, वैसे वैसे एकांकी भी सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों में समावेश हो गए, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एकांकी की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, ठीक है। एकांकी का सबसे बड़ा गुण इसकी संक्षिप्तता है, ठीक है। यह एक ही दृश्य में संपूर्ण कथा को प्रस्तुत करता है, ठीक है, अच्छी बात है। केंद्रित कथानक, इसमें एक ही समस्या या भाव को इर्द गिर्द पूरा प्रसंग घुमाया जाता है, मतलब जो मेन चीज़ होती है वो एक ही जगह पे फोकस की जाती है, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम में या एक ही भाव में फोकस की जाती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं ऊपर बताना भूल गया था, देखो यहाँ पर मैंने आंसर में क्या ऐड किया था, थीम, विषय वस्तु, ठीक है, और कथानक एक अलग था, है ना, कथानक एक अलग था जिसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लॉट के टाइप में बताया था आपको कुछ। तो एक बात याद रखना, आपको आंसर मिल सकते हैं कहीं कहीं जिसमें कथानक को ही विषय वस्तु कहते हैं, ठीक है। अभी तक जो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे वो फिर मतलब क्या पता क्या सोच रहे हो, बट कथानक को ही विषय वस्तु कहा गया है कहीं ना कहीं। तो आपको कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो बढ़िया लगे, ठीक है, या जो अच्छा लगे वो ही लिख सकते हो। वो मैंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लिखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, कथानक को ही विषय वस्तु कहा गया, यानी राजनीतिक पौराणिक किस तरीके से आप थीम किया उसका वो क्या लिखते हो, कथानक को ही कहा गया, ठीक है। आप अलग अलग करके भी आराम से लिख सकते हो। गंभीरता और प्रभाव, ठीक है, गंभीरता होती है और एक प्रभाव डालने की कोशिश होती है एकांकी की। सीमित पात्र बताया था मैंने आपको। नाटकीयता, नाटक के तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है, और इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो कि भाई कम स्थान होते हैं, ठीक है, संवाद बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और प्रभावशील होते हैं। जितना ज्ञान हो उतना कर सकते हो यार। प्रमुख हिंदी एकांकीकार भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, मोहन राकेश, शिवनाथ सिंह, जगदीशपुर, ये सब एकांकीकार है प्रमुख हिंदी के। हिंदी एकांकी का महत्व, ठीक है। अब यार महत्व पढ़ने मत बैठो, महत्व आप खुद से भी बढ़िया बना के लिख सकते हो, PDF आपको मिल ही जाएगा। निष्कर्ष इसका पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हिंदी एकांकी विद्या आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रभावशील विद्या है। यह कम समय में अधिक प्रभाव छोड़ने वाली रचना होती है, समाज के विविध पक्षों पर उजागर करती है। देखा, मैंने कहा था ना, जितना ज्ञान हो सके यार उतना ज्ञान यहाँ पे डाल दिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना रटने बैठोगे ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। संस्मरण क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सीधी सीधी बात है भाई, आपके साथ जो हो रखा है, जो पहले हो रखा है, जो आपके साथ पिछले घटनाएं हो रखी हैं, अनुभव है आपका, उसे कहानी की तरह उसे लेखक बन के आप उतार देते हो, तो इसे ये कहते हैं संस्मरण, ठीक है। वह साहित्यिक विद्या है, संस्मरण वह साहित्यिक विद्या है जिसमें लेखक अपने अतीत के अनुभव, स्मृतियों, महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। यह आत्मकथात्मक गद्य का हिस्सा होता है। आत्मकथा, जैसे आत्मकथा लिखते हैं ना, ऑटोमेटिक कह रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं ना, उसी का हिस्सा है ये, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ है, आत्मकथा क्या होती है कि इसमें हम पूरी अपने जीवन की पूरी चीज़ें लिख देते हैं कि भाई क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था, वो होती है। तो उसी का एक छोटा पार्ट आता है हमारे पास संस्मरण, मतलब किसी एक घटना के बारे में लिखना बस, परंतु इसमें पूरे जीवन का नहीं होता, बल्कि किसी एक विशेष घटना के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। यह इसे थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देना। परिचय मतलब इसमें भावनात्मक होती हैं चीज़ें, इसमें लेखक के प्रभाव डालना चाह रहा है कि उसके साथ जो चीज़ें हुई आपके साथ ना हो, तो थोड़ा ऐड कर देना। विशेषताएं, लेखक की व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनुभव प्रमुख होते हैं, ठीक है। भाषा भावनात्मक, आत्मीय और वर्णनात्मक होते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों का भी समावेश हो सकता है, ठीक है। एक से एक यहाँ पर हार्ड वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। बताओ यार,
सीधी सीधी बात है, विशेषताओं में ये लिख देते कि लेखक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ कहना चाहता है, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट ये लिख सकते थे कि इससे कई ज़्यादा समाज में प्रभाव पड़ता है, कुछ भी लिख सकते थे आप, लेकिन यहाँ पर हार्ड का यूज़ किया गया। भावनात्मक ये ठीक है, आत्मीय ये ठीक है, वर्णनात्मक ये ठीक है। उदाहरण, महादेवी वर्मा की मेरा परिवार, महादेवी वर्मा ने जो मेरा परिवार लिखा था, या श्रृंखला की कड़ियाँ, ये उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिखा था। हरिवंश राय बच्चन, अच्छा हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी एक संस्मरण है उनका, ठीक है। महत्व, हमें लेखक के जीवन को झलक देने के साथ साथ उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को भी समझने में मदद करता है कि मतलब उस समय पे समाज कैसा था, ठीक है, उस समय पे लोगों की सोच कैसी थी, उस समय पे एक पर्टिकुलर रीजन में लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था। व्यंग बहुत लोगों को पता होगा, व्यंग क्या होता है। व्यंग का मतलब होता है ताने मारना, सीधी सीधी बात है। व्यंग एक ऐसी साहित्यिक विद्या है जिसमें लेखक हास्य के माध्यम से समाज की कुरीतियाँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मानव व्यवहार विरोधाभासी पर तीखा प्रहार करता है। मतलब हंसते हंसते उनकी बेइज्जती करता है, हंसते हंसते उनको बताता है कि भाई तुम कहाँ स्टैंड करते हो। इसका उद्देश्य केवल हंसाना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूत करना होता है, ठीक है। विशेषता, हास्य के साथ साथ आलोचना का तत्व होता है, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तंज किया जाता है, ठीक है। और सरल, चुटीली और प्रभावशाली भाषा का उपयोग होता है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट एक ही साथ लिखे गए, तो सरल को आप अलग से लिख सकते हो, चुटीली को अलग और प्रभावशाली को अलग, ठीक है। सरल मतलब हो गया सिंपल, चुटीली मतलब जो दिल पे लग जाती है, और प्रभावशाली मतलब जो प्रभाव डाल देती है। उदाहरण, शरद जोशी की रचनाएं जैसे रविवार की छुट्टी थी, हरीश शंकर परसाई की ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार की ताबीज, ठीक है, ये सब होता है। व्यंग समाज का आईना है, समाज को आईना दिखाता है कि भाई तुम क्या हो। जैसे हमारे घर में होता है कि जब हम लेट तक सोए रहते हैं तो फिर आपके पापा मम्मी ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर यही रहेगा, नालायक है ये। तो एक तरीके से ये व्यंग कसते हैं या हंसते हुए बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, तो आपको आईना दिखाते हैं कि बेटा तू कहाँ है, तू कैसा है, ठीक है। रेखा चित्र, स्केच और कैरेक्टर स्केच, ठीक है। रेखा चित्र एक ऐसी साहित्यिक विद्या है जिसमें व्यक्ति, घटना, स्थान या जीवन स्थिति को ऐसे जीवंत चित्रण किया जाता है कि पाठक के सामने वह चित्र सजीव हो उठता है। स्केच की बात हो रही है यहाँ पर। स्केच को आप अगर जितना लिख सकते हो स्केच में कि उसमें प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है, किसी घटना के बारे में बताया जाता है, वो आप लिख देना। विशेषताएं, चित्रण करते समय लेखक की भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। पात्र के व्यक्तित्व, चाल चलन, रहन सहन और विस्तृत रूप में दिखाया जाता है। साहित्यिक सौंदर्य, कलात्मक और का समावेश होता है, ठीक है। महत्व, रेखाचित्र हमें किसी व्यक्ति या घटना के भीतरी और बाहरी रूप को देखने की दृष्टिकोण देता है। अब एक बात बताओ, कई सारी कहानी हमारे बचपन में थी, जैसे दो बैलों की कथा या कोई सी भी कहानी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाता था यार मुझे बचपन में, बट वो हमारे पास चित्र वहाँ जो बना रहता था वो तो कंप्यूटर से बना था, बट वहाँ पे जो चित्र बना होता था अगर वो लेखक ने बनाया होता तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी मेरी चीज़ों को समझने में, इमेजिन करने में। संस्मरण, व्यंग और रेखा चित्र, यह तीनों साहित्यिक विद्या न केवल गद्य साहित्यिक को समृद्ध बनाती है बल्कि पाठकों को मन में गंभीरता, हास्य, मानवता की भावना को भी जगाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लिखना है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है कौन, ये साहित्यिक विद्या, ठीक है। ये सारे इसमें तो देखो जितने यहाँ पर हो सकते थे, जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन्होंने बता दिए हैं। PYQs भी है, या PYQs के बेसिस पे बताए गए हैं। तो आप एक बार मुझे बता देना अगर आपको कोई, आपके आइडिया में अगर कुछ चीज़ छूट रही है, ठीक है। वैसे तो कुछ छूटेगी नहीं, बट आप बता देना, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पता चल जाए और मैं जो भी भेजूँ वहाँ पर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक PDF के लिए ज्वाइन करना, आपको हैंड टू हैंड PDF वहाँ पर मिल जाएगी, हिंदी ए हो या हिंदी बी हो, ठीक है। नाउ गाइस अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर आपके हिंदी बी का चैप्टर, हमारे हिंदी बी की स्टोरीज़ कुछ, ठीक है, जिन्हें बड़े अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे स्टोरीज़ को। एक बात याद रखना, मैंने जैसा बताया था पहले कि भाषा शैली की अगर बात आए तो हमेशा सरल होगी,
प्रभावशील होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। और जहाँ भी आपकी भाषा मतलब जहाँ भी स्टोरी के बारे में पूछे, कुछ भी पूछे, पूरी स्टोरी टाप दो, अगर नहीं पता तो कुछ उसके बारे में, ठीक है। ये हमारा है उसने कहा था, स्टोरी का नाम है उसने कहा था। भाई उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, किसने, अभी हमें पता चलेगा, इसमें पूरा पात्र क्या है सब कुछ पता चलेगा। लहना सिंह कहानी का हीरो है, ध्यान से मेरी बस बातों को सुनना, ठीक है, अच्छी तरीके से, पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो कहीं भी। लहना सिंह इसका कहानी का हीरो है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, ये इनके राइटर हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नायक है, ठीक है, हीरो है हमारा लहना सिंह। लहंगा सिंह नहीं है, लहना सिंह है। वह एक पंजाबी सिख सैनिक है, ठीक है, एक पंजाबी सिख सैनिक है जिसका चरित्र त्याग, कर्तव्य और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बनकर सामने आता है, ठीक है। उसका व्यक्तित्व अत्यंत सरल, भावुक और साहसिक और निष्ठावान होता है। तो सोचो आप, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत अच्छा व्यक्ति होता है लहना सिंह हमारा, ठीक है। बचपन और मासूम मुलाकात, कहानी शुरू होती है अमृतसर की तंग गलियों से, जहाँ एक 13 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, जैसे बाकी लोग करते हैं, ठीक है, टायर घुमा रहा होता है। वहाँ उसे एक 12 साल की लड़की मिलती है, 12 साल की लड़की दिखती है जो अपनी माँ के साथ खरीदारी कर रही होती है, ठीक है। लड़का शरारती होता है और लड़की से पूछ बैठता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है समरी समझाने के लिए, बस आपको थोड़ा उसे डिटेल में लिखना है कि भाई वो दुकान पे जाता है, उसकी ओर देखता है, ठीक है, और उसी के मन में उत्सुकता आती है कि उससे पूछूं, ठीक है। तो पहले उससे दोस्ती करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, उससे पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। लड़का उससे पूछता है कि तेरी सगाई हो गई। लड़की शर्मा जाती है, माँ गुस्सा होती है, लेकिन लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। यह संवाद लड़की के दिल में छप जाता है और लड़के के दिल में पहली बार प्रेम का अंकुर फूटता है। तो इसे आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो कि वो दुकान पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो लड़की और उससे दोस्ती होती है, फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई कि नहीं होगी, तो वो पहले नहीं बोलती है, ठीक है, मुस्कुराती है, ठीक है। और फिर एक बार फिर आपको एक और पॉइंट ऐड करना है, या याद रखना इस पॉइंट को, कि एक बार बैलगाड़ी से जो हमारी लड़की है, ठीक है, हमारी लड़की है, उसे लहना सिंह बचपन में ही बैलगाड़ी से बचाता है, जिसमें वो खुद चोटीला हो जाता है, मतलब चोटीला का मतलब उसमें उसको खुद चोट लग जाती है, बट वो उसकी जान बैलगाड़ी से बचा लेता है। तो ये सीन था हमारा बचपन का। समझ में आया क्या हो रहा होगा। वो उससे बार बार पूछता है कुड़माई हो गई, तो पहले तो मुस्कुरा कर चली जाती है। फिर लास्ट में एक बार आता है जब वो मतलब बोल देती है कि मुस्कुराकर झूठ बोल देती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो लहना सिंह होता है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि वो उसके प्रति आकर्षक था, बट वो उसने झूठ बोल दिया, कुड़माई हो गई, ठीक है। तो ऐसे झूठ बोल दिया, ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस समरी लिख देनी है, ठीक है। समय का प्रभाव, बचपन से जवान होने तक समय बीत जाता है। अब बात खत्म हो जाती है, यहाँ पर समय बीत जाता है, दोनों बड़े हो जाते हैं। लड़का लहना सिंह अब एक सिख रेजिमेंट का फौजी सिपाही बन चुका है, फौज में जा चुका है लड़का। कि भाई जब ऐसा होता है, जब किसी का दिल टूटता है तो वो ना कहीं ना आईएएस बनता है, नहीं तो फौज में जाता है, सक्सेसफुल हो ही जाता है। वह बहुत बहादुर और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होता है, ठीक है। उधर वह लड़की किसी और से शादी कर चुकी होती है। किससे शादी कर चुकी होती है? वो शादी कर चुकी होती है एक सूबेदार से, ठीक है, वो शादी कर चुकी होती है एक सूबेदार से। अब दोनों जिंदगी में अलग दिशा में चल रहे होते हैं, लेकिन लहना सिंह के मन में अभी भी वह बात याद आती है, तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। अभी भी बात लहना सिंह के दिमाग से गई नहीं होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, युद्ध की भूमि। नेक्स्ट आता है हमारे पास युद्ध की भूमि। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। लहना सिंह को ब्रिटिश सेना के साथ फ्रांस भेजा जाता है। मतलब कि ब्रिटिश सेना के लिए हमारी जो इंडियन आर्मी थी उस समय पर, वो लड़ रही थी ब्रिटिश सेना की तरफ से, ठीक है। जहाँ युद्ध चल रहा होता है, वहाँ उसकी मुलाकात एक अफसर से होती है, जो और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का पति होता है। देखा, ट्विस्ट आ गया ना, उसी लड़की का पति होता है जो उसका अफसर होता है। एक दिन उस अफसर की पत्नी की तस्वीर देखकर लहना सिंह समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिससे उसे बचपन में पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई। देखो यहाँ पे तो बड़े शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हाँ देखो, लहना सिंह जो होता है वो क्या करता है, मतलब वो
जाता है फ्रांस, ठीक है, और उस वहाँ पे जो उसका अफसर मिलता है वो वही अफसर होता है जो हमारे लड़की का पति बनता है, ठीक है। लहना सिंह को समझ आता है कि उसका प्रेम अधूरा रह गया, ठीक है। मतलब लहना सिंह के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि कहीं ना कहीं मुझे वो प्रेम मिल जाएगा, लेकिन वह दिल में कोई शिकायत नहीं रखता। अब वह उस लड़की को अपनी प्रेमिका नहीं बल्कि एक सैनिक की पत्नी, एक बच्चे की माँ के रूप में देखता है, ठीक है। अफसर की चिंता, बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी। युद्ध के माहौल में अफसर को यह डर सताने लगता है कि वह शहीद ना हो जाए। वह एक लहना सिंह से कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी या मेरे बेटे का ख्याल रखना। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप ये देखो कि होता क्या है कि अब लहना सिंह और मतलब सबका युद्ध चल रहा होता है, ठीक है, सबका युद्ध चल रहा होता है। तो जब ये लोग सारे फौजी लोग एक साथ बैठे होते हैं कहीं एक खेत में या फिर एक उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा अजीब सी जगह, वहाँ बैठे होते हैं, ठीक है। तो एक बंदा आता है, एक ऑफिसर आता है। वो ऑफिसर कौन होता है? एक अंग्रेज़ होता है जो कि उनके ही सर का, मतलब उनके ही सीनियर का भेष बनाकर, उनके ही सीनियर का कोट पहनकर आता है उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और उनसे कहता है कि एक काम करो, तुम 10 सिपाही इधर रुक जाओ और 15 सिपाही उधर वाले गड्ढे में चले जाओ। उधर वाले जो गड्ढा नहीं होता, मतलब जो फौज के लिए वो बनता है ना, छुपने के लिए या फायरिंग करने के लिए, वहाँ पर चले जाओ। तो जब ये लोग उधर जा रहे होते हैं, ठीक है, जब ये लोग उधर जा रहे होते हैं सारे फौजी लोग हमारे, तो उस समय पर ये जो सर होते हैं ये और लहना सिंह बाहर निकल कर बात करते हैं, ठीक है। अब लहना सिंह जो था वो अपने सर को अच्छी तरीके से जानता था, सर को अच्छी तरीके से जानता था। उसे ये पता था कि हमारे सर जो है वो उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं जानते हैं। तभी उसे शक हो जाता है कि जो ये बंदा है ये हमारे सर नहीं है, ये बल्कि कोई अंग्रेज़ है, ये कोई दुश्मन है जो हमारे सर का भेष धारण करके आया हुआ है, ठीक है। तो लहना सिंह फिर अंदर जाता है किसी काम के बहाने और सब कुछ सचेत करता है और बताता है कि भाई मतलब ये तो कोई और ही है, ये हमारे सर नहीं है, ठीक है, ये हमारे सर नहीं है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आगे का एक्शन लेते हैं, उधर जाते हैं, उधर बताने के लिए जाते हैं। फिर लहना सिंह को भी काफ़ी ज़्यादा चोट वोट आती है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, फिर वो अपने जो सूबेदार होता है ना, उस लड़की का पति होता है अफसर, ठीक है, उस लड़की का पति जो होता है अफसर होता है, उसकी हेल्प करता है, ठीक है, आगे चल के उसकी हेल्प करता है, उसको मरने से बचाता है। और मरते समय वो जो सोचता है वो ये सोचता है कि उसने कहा था, क्या कहा था, होता अब बैक क्लास में चले जाओ, मतलब पीछे का सीन दिखाएगा। उसने ये कहा था कि जब वो आ रहा था तो सूबेदारनी जो थी, सूबेदारनी मतलब सूबेदार की बीबी, लहना सिंह को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो लहना सिंह कहता है कि नहीं, क्योंकि बड़े हो चुके थे। तो सूबेदारनी कहती है तेरी कुड़माई हो गई। ये वाली लाइन बताकर सूबेदारनी से बताती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, और फिर लहना सिंह भी उसे पहचान लेता है, ठीक है। तो सूबेदारनी जो थी वो ये कहती है, वो अपने पति और उनके बेटे, उनका बेटा भी जो था वो भी फौज में ही था, ठीक है, उसी के साथ था जो उनका बेटा था सूबेदार का और हमारे सूबेदारनी का। तो लहना सिंह अब ये कहता है, मतलब लहना सिंह से कहती है कि इन दोनों की रक्षा करना, ठीक है, इन दोनों की रक्षा करना। तो फिर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लहना सिंह जो है उसके अफसर की और उसके बेटे की जान बचा लेता है, और फिर लास्ट में यही कहता है कि उसने कहा था, मतलब बचाने के लिए मैंने बचा दिया, अपने कर्तव्य का पालन कर लेता है, ठीक है। आया समझ में? ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ था, बट ये काफ़ी ज़्यादा समराइज, कुछ ज़्यादा ही समराइज हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक लॉन्ग आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही समराइज हो गया ये। तो याद रखना मैंने जो स्टोरी बताई है और यहीं पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, उतना डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे देखते हैं युद्ध का भयानक दृश्य, ठीक है, और वीरता। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था, ठीक है। एक दिन दुश्मन की तरफ से अचानक हमला होता है, बमबारी, गोलियों की आवाज़ और मौत का सन्नाटा हर तरफ होता है, ठीक है। अफसर को एक संदेश पहुंचाना होता है, एक सेना की जीत और जान बचाने के लिए ये ज़रूरी होता है, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। ऐसे में लहना सिंह आगे आता है और खुद संदेश के लिए लेकर निकल पड़ता है। ये देखो अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल में चले गए, ठीक है, स्टोरी के अंदर की बात बता रहे हैं, बट मैंने आपको जो बताया है समरी वो लिख कर आना, अच्छी तरीके से लिख कर आना, मतलब बढ़िया तरीके से उसे प्लॉटिंग करके बढ़िया तरीके से आंसर लिख के आपका हो जाएगा। अंतिम क्षण,
लैना सिंह बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लैना सिंह काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है भाई, उसकी कमर में चोट आती है, ठीक है, उसके पैरों में भी चोट आती है, लेकिन उसके सेना के जवानों को पता रहता है कि सिर्फ उसके पैरों में चोट आई है, लेकिन असल में उसके कमर में भी गंभीर चोट आई होती है। उसकी आगे बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन फिर भी वह रोंगते हुए संदेश पहुँचा देता है, ठीक है। वह अपने अफसर उस लड़की के पति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। मैंने कहा था ना, उसकी जान बचाता है। अंत में जब वो मर रहा होता है तो उसके साथी सैनिक पूछता है, तू अपनी जान क्यों दे दी, तूने अपनी जान क्यों दे दी भाई, तूने इतना सब कुछ क्यों किया। वह मुस्कुरा कर कहता है, उसने कहा था, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो कहने का मतलब ये है, लैना सिंह एक बच्चा है जिसने 13 साल का बच्चा है जो 12 साल की लड़की को मिलता है, फिर उससे फ्रेंडशिप होती है, फिर उससे पूछता है कि तेरी गुड़माई हो गई, बार बार पूछता है, हर दिन पूछता है, तो वो मुस्कुरा कर बस मतलब चली जाती है, बस मुस्कुराती है, लेकिन लास्ट में एक दिन वो बोल देती है कि नहीं मेरी कुड़माई, मतलब हाँ मेरी कुड़माई हो गया, और फिर वो चली जाती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं लैना सिंह के मन में वो दिल में रहती है। फिर वो जब जंग पे जा रहा होता है, फ्रांस जा रहा होता है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ध्यान से सुनना बस कहानी को, ब्रिटेन सरकार की तरफ से फ्रांस जा रहा होता है, तो होता क्या है कि वहाँ पे सूबेदार के घर जाता है, सूबेदारनी उसे पहचान लेती है, सूबेदारनी उसे बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जैसे तो 12 साल पहले मिला था, 25 साल पहले मिला था, ठीक है, और अब मेरी शादी सूबेदार से हो चुकी है, तो एक काम कर तू, मतलब ऐसे रिक्वेस्ट करती है, तुम सूबेदार और उनके बेटे की रक्षा करना, उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो जाता है जंग में, और मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कई सारी जंग होती है, वहाँ पर स्थिति ऐसी हो जाती है जब दुश्मन हमला करते हैं और लैना सिंह को चोट लग जाती है, और लैना सिंह को चोट लगने के बावजूद भी वो सूबेदार और उसकी बेटे की हेल्प करता है, ठीक है। तो उससे सैनिक पूछते हैं कि तूने भाई ऐसा क्यों किया, तूने अपनी जान क्यों दे दी, इतना जोखिम किसके लिए उठाया। तो कहता है उसने कहा था, ठीक है। एक काम करना आप, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, 5वां और 6वां पैराग्राफ इसे इग्नोर करना, मैं आपको बढ़िया सा आंसर लिख कर दे दूंगा, ठीक है, बढ़िया सा आंसर आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, कि मतलब जिसमें समराइज हो सके, ठीक है, आंसर की बात नहीं है, समराइज इसमें भी है, बट इसमें कहीं ज़्यादा ही डिटेल है और कहीं पे बिल्कुल ही डिटेल नहीं है, बस दिक्कत ये है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। चीफ की दावत, इसमें जो है आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको सुनना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चीफ की दावत लेखक है भीष्म साहनी, प्रकार व्यंग्यात्मक कहानी है, ठीक है, और दिखावा, नौकरशाही, सामाजिक झूठ। इसमें देखो क्या होता है, इस कहानी में एक बंदा है, ठीक है, इस कहानी में एक बंदा है मिस्टर सामनाथ, ठीक है, इस कहानी में एक बंदा है मिस्टर सामनाथ। अब होता क्या है कि वो नौकरी जहाँ भी कर रहा होता है, वहाँ के जो चीफ होते हैं वो एक अमेरिकन होते हैं, ठीक है। अब इस बंदे को ऐसी चीज़ थी, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा दिखावा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब अगर वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनके घर में कोई बड़ा आदमी आ गया तो अपने ओरिजिनल लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, झूठ का, सामाजिक झूठ फैलाना, सबको ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, ठीक है, हम मतलब अच्छा स्टैंडर्ड है हमारे लिविंग का, दूसरों की वजह से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मेन चीज़ यहीं पे है। तो एक दिन क्या होता है, इसके प्रमोशन के लिए, मिस्टर सामनाथ के प्रमोशन के लिए अमेरिकी जो इसके चीफ हैं वो आ रहे होते हैं इसके घर, दावत के लिए इसके घर आए हुए होते हैं। तो जब इसके घर आते हैं तो उससे पहले मिस्टर सामनाथ और उसकी बीवी पूरे घर का अच्छा खासा मतलब तैयार करते हैं, नए नए चीज़ें लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं, पार्टी का प्लान बनाते हैं। बट एक दिन क्या होता है कि उनके मन में एक ख्याल आ जाता है कि यार हमारी एक बूढ़ी माँ है, मिस्टर सामनाथ की एक बूढ़ी माँ होती है जो काफ़ी अनपढ़ और मतलब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो उनको ये देखकर शर्म आने लगती है और वो घबरा जाते हैं कि अगर इसे चीफ सर जो हैं वो अगर माँ को देखेंगे ना तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, मतलब उनके मतलब मेरी इमेज उनके सामने क्या बनेगी मेरी माँ को देखने के बाद, ना मेरी माँ को अच्छी तरीके से बोलने का ढंग है, ना मतलब रहने का ढंग है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में सामनाथ सोचने लगता है। अब सामनाथ इस चीज़ के बारे में जाके माँ को बताता है। अब माँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि जिस बेटे को मैंने पढ़ाया लिखा है वो आज मेरी ही वजह से शर्म कर रहा है, आज वो मेरी वजह से मतलब शर्मिंदा फील कर रहा है, ठीक है। बट माँ कुछ कह नहीं सकती थी, माँ सिर झुकाए बेटे की बात सुनती है और फिर वहाँ से चली जाती है बात मानकर बेटे की कि वो बस मतलब बैठक में ही रहने वाली है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर पार्टी का दिन आता है, सारे पार्टी मतलब सब पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, अच्छा खासा खर्चा किया होता है और अच्छे खासे लोगों को उसने बुलाया होता है मिस्टर सामनाथ ने। फिर चीफ आते हैं, ठीक है, फिर चीफ आते हैं और चीफ क्या करते हैं, फिर चीफ आने के बाद वहाँ पे विस्की पार्टी स्टार्ट हो जाती है,
वहाँ पर अच्छा खासा पार्टी स्टार्ट हो जाता है। चीफ भी बातें करते हैं एकदम, और चीफ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हैं, मतलब हाँ सॉरी बोलो मुझे यहाँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे उसके घर पे, ठीक है, किसके, मिस्टर सामनाथ के घर पे। फिर अब होता क्या है कि जहाँ बैठक होता है ना, वहाँ लेखक की माँ चेयर पे सो रही होती है। चेयर पे सोने का मतलब जैसे चेयर पे एक चेयर पे बैठी हैं, ठीक है, और मे बी एक चेयर पे दूसरे चेयर पे पाँव रखा हुआ है, इस तरीके से सो रही होती है जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सोते हैं। तो वहाँ पर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वहाँ पर वो चीफ पहुँच जाता है। तो इस चीज़ को देखकर सामनाथ जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब चीफ मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ठीक है। और माँ भी मुझे देख के डर जाती है कि अब चीफ ने मुझे देख लिया, अब मेरे बेटे की जो इज्जत है या जो मेरा बेटा है मुझ पर गुस्सा करने वाला है। बट इसके विपरीत होता है, चीफ जो है वो अलग नेचर के बंदे होते हैं। चीफ उनकी माँ से जाके मिलते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनसे परिचय लेते हैं, अपना परिचय देते हैं, ठीक है। और माँ एक फुलकारी का मतलब होता है फ्लावर का एक गुलदस्ता टाइप बना रही होती है, उनके पास रखा रहता है। तो उसको देखकर चीफ साहब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मतलब मेरे लिए भी एक बनाएं, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है माँ कि फुलकारी बनाने को अगर मैं कह दूंगी या मान जाती हूँ तो मेरा बेटा कहीं गुस्सा ना करने लगे। बट फिर बाद में वो जाके मान जाती है चीफ साहब की रिक्वेस्ट पे। अब होता क्या है, सामनाथ को जब ये लगता है कि जो हमारे चीफ साहब हैं वो माँ से फ्रेंडली हो चुके हैं, माँ को पसंद करने लगे, ठीक है। पसंद करने के लगने का मतलब है कि अब वो नहीं सोचते ऐसा जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा गिरा हुआ मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो अब जो सामनाथ अपनी माँ को शर्म का जरिया समझ रहा था कि शर्म आएगी मुझे या मेरा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, अब वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है माँ के द्वारा चीफ को, ठीक है। समझ में आया, मतलब माँ के बारे में बता रहा है, माँ के बारे में बात हो रही है। तो ये थी कहानी हमारे पूरे चीफ की दावत की, समझ में आया। अब मध्यम वर्ग के चरित्र के बारे में लिखिए। मध्यम वर्ग के चरित्र के बारे में यही लिखना है आपको कि ये लोग दिखावा बहुत करते हैं, ठीक है। मध्यम वर्ग के ये लोग कैसा, हम आधेतर लोग मध्यम वर्ग में आते हैं, तो ये लोग दिखावा बहुत करते हैं, झूठी सामाजिक झूठ, मतलब अपने आप को बड़ा बताते हैं और ऐसे ही चापलूसियाँ करते हैं जैसे अभी हमारे सामनाथ ने की। तो मध्यम वर्ग के बारे में आपको जो लिखना है वो लिख देना और एग्जाम्पल हमारे सामनाथ का चिपका देना, ठीक है। दूसरी कहानी भी हमारे पास खत्म होती है। एक दुरासा, अब दुरासा के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा, दुरासा के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, जो मैं कह रहा हूँ वही लिखना है, क्योंकि दुरासा जो स्टोरी है वो थोड़ी मतलब लंबी टाइप है या थोड़ी कॉम्प्लेक्स है मुझे लगी। अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ अगर इससे आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप एक बार खुद जाकर देख सकते हो, ठीक है। एक दुरासा बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली निबंध है, ठीक है। ये एक निबंध है, याद रखना, जिसमें लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज की गुलामी भरी मानसिकता पर करारा व्यंग किया है। ये जो निबंध है वो उस समय की है जब हमारा जो देश था वो गुलाम था, ठीक है। परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, जो अंग्रेज़ थे वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जो अंग्रेज़ थे वो हमारे शोषण कर रहे थे, लेकिन हमारी जो भारतीय समाज था, ठीक है, हमारी जो भारतीय समाज था उसकी एक मानसिकता भरी, मतलब गुलामी भरी मानसिकता थी। उनका मानना ये था कि हम इनकी चेलागिरी जितनी करेंगे, इनको जितना खुश रखेंगे, इनकी सेवा जितना करेंगे, वो हमें खुश होकर एक ना एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, आज़ाद करके चले जाएंगे। तो उसी पर व्यंग किया है हमारे बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक है। यह रचना उस समय की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए निष्क्रिय और भ्रमित थे, ठीक है। लेखक ने इस निबंध में उस आम भारतीय की सोच को उजागर किया है जो यह मानता है कि अंग्रेज खुद ही एक दिन दया करके भारत को आज़ादी दे देंगे। वह सोचता है कि अगर हम अंग्रेज की इच्छा के अनुसार नौकर बने रहेंगे तो उनकी सेवा करते रहेंगे तो वो हमारी वफादारी से खुश होकर हमें स्वतंत्रता दे देंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय ऐसा सोचता था उस समय पे। लेखक इस तरह की सोच को दुरासा यानी निर्थक कहते हैं, यानी असंभव, यानी व्यर्थ, यानी एक ऐसी आशा जो मतलब रखनी ही नहीं चाहिए। बाल मुकुंद गुप्त ने बड़ी सरल और व्यंग्यात्मक भाषा में बताया है कि यह केवल एक धोखा है, एक भ्रम है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। अंग्रेज का शासन हमारे लिए एक लौह के जंजीर की तरह है जिसे केवल हमारी एकता, जागरूकता और संघर्ष से ही तोड़ा जा सकता है। ऐसे चीलागिरी करके, ऐसे सेवा करके तोड़ा नहीं जा सकता। लेखक भारतीयों को यह समझाना चाहते हैं कि हमें दूसरों की कृपा पर नहीं बल्कि अपने आत्मबल और आत्मगौरव और संगठन पर भरोसा करना चाहिए। इस रचना में अंग्रेजों की चालाकी और भारतीयों की कमजोरी और गुलामी की मानसिकता पर तीखा कटाक्ष है, ठीक
ठीक है, मतलब उनकी गुलामी की मानसिकता ही हो गई है, वो साले गुलाम बनने के लिए बैठे हैं, मतलब सॉरी, वो गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं। लेखक ने यह भी समझाया है कि जब तक हम खुद अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कोई हमें स्वतंत्रता नहीं देगा। इसीलिए यह निबंध केवल व्यंग नहीं है बल्कि एक जागरण का आह्वान है, मतलब एक जरिया है, एक ऐसी प्रेरणा जो भारतीयों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनने के लिए प्रेरित करती है। आया समझ में? तो ये हमारा कुछ मतलब यहाँ पे परिचय है स्टोरी का। अब इतना लिखोगे अच्छी बात है, इतना लिख कर आओगे अच्छी बात है। मैं ये डिटेल कहूँगा और थोड़ा डिटेल में लिखना, ठीक है, कि एग्जाम्पल दे देना बीच बीच में कहीं कि भारतीय ऐसा करते थे वैसा करते थे, तो इस चीज़ को और डिटेल में आप लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ? तो तीसरी स्टोरी में हमारी निबंध खत्म होती है। हाँ, अब आती है सूखी डाली। ये जो है हमारे 3-4 पार्ट में इसका मतलब इसके जो पेजेस हैं वो 3-4 पार्ट में आने वाले हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ना। ये पूरी स्टोरी है, ये समराइज नहीं किया मैंने इसे, ये पूरी स्टोरी है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। एकांकी की आरंभ बड़ी बहू के संवाद से होती है। पहले आप समझ लो कि होता क्या है। दादाजी होते हैं एक मूलराज, एक दादाजी हैं मूलराज जिसके 3 बेटे हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा जंग में शहीद हो चुका है, ठीक है। उनकी एक बहू है जिसे हम बड़ी बहू कहते हैं, बड़ी भाभी कह सकते हैं, बड़ी भाभी कहते हैं। मंझिला बेटा जिसका नाम करमचंद है, मंझिला बेटा करमचंद है, और उसकी जो बीवी है वो मझली भाभी कहलाती है, ठीक है। ये मझली यानी जो बीच वाले होते हैं, और मझली जो भाभी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाली होती है, व्यंग कसने वाली होती है, ठीक है। और एक आता है छोटी भाभी, ठीक है, छोटी भाभी। अभी छोटी भाभी के 2 बेटा बेटी होते हैं, एक इंदु और एक परवेश, ठीक है, इंदु और एक परवेश। अभी परवेश की एक बीवी होती है जो होती है बेला, जिसे कहानी में छोटी बहू कहा गया है, जिसे कहानी में छोटी बहू कहा गया है, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको कि कहानी के परिवार का प्लॉटिंग कैसा है। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एकांकी की आरंभ बड़ी बहू के संवाद से होती है। बड़ी बहू बहुत गुस्से में है। बड़ी बहू के पूछने पर वो बताती, एक सेकंड, बड़ी बहू बहुत गुस्से पे है कि छोटी बहू बेला सामने नहीं मानती। एक सेकंड, यहाँ पर बड़ी बहू नहीं होगा, याद रखना, यहाँ पे होगा इंदु, ठीक है। इंदु बहुत गुस्से में है और बड़ी बहू के पूछने पर वो बताती है कि छोटी बहू बेला अपने मायके के सामने किसी को नहीं मानती, कुछ नहीं मानती, वो हम सबको गवार समझती है, ठीक है, हम सबको अनपढ़ समझती है। कौन? छोटी बहू बेला की बात हो रही है यहाँ पर। आज उसने घर में कई सालों से काम कर रही रजवा को काम से निकाल दिया है। क्या समझे? इंदु आती है बहुत गुस्से में, तो बड़ी बहू से पूछती है, बड़ी बहू कौन? बड़ी भाभी की बात हो रही है कि भाई इतना गुस्से में क्यों हो? तो इंदु बताती है कि ये जो छोटी बहू है ये खुद को ज़्यादा तेज समझती है, ये मतलब अपने सामने हमको कुछ समझती ही नहीं है। आज उसने इतने सालों से काम कर रही रजवा को घर नौकरी से निकाल दिया। जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वह मुझ पर ही नाराज़ हो गई। वहाँ छोटी भाभी आ जाती है, ठीक है। मतलब अब वो इंदु ने उस छोटी बहू को समझाने की कोशिश की तो छोटी बहू ने उनसे कह दिया कि आप लोगों को रहने का ढंग नहीं है, आप में ये नहीं है वो नहीं है, उसी को समझाने लगी। अब वहाँ छोटी भाभी भी आ जाती है। छोटी भाभी कौन? छोटी बहू की सास। उसके साथ रोती हुई रजवा भी थी। अब वो रजवा भी आ जाती है वहाँ पर। रजवा छोटी भाभी से कहती है कि माँ जी आप मुझे अपने पास रखिए, मैं आज से उनका कार्य करने नहीं जाऊंगी। उनका मतलब छोटी बहू का। क्योंकि डांट देती है। छोटी भाई रजवा को शांत करने की कोशिश करती है। उसी समय मछली बहू हंसते हुए प्रवेश करती है। मैंने बताया था वो बहुत ज़्यादा व्यंग कसने वाली और हंसने वाली औरत है, ठीक है। वह बताती है कि छोटी बहू ने अपने कमरे का सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया और प्रवेश से बोली कि मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी, ठीक है। एक मतलब आती है और उसे बताती है कि भाई एक बार पता है क्या हुआ, प्रवेश के कमरे से आवाज़ आई और मैं गई और देखा कि छोटी बहू ने सारे फर्नीचर को बाहर निकाल कर फेंक दिया और बोला कि मैं इन्हें नहीं रहने दूंगी अपने घर में। परेश ने उसे काफ़ी समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मानी। अंत परेश ही वहाँ से दादाजी के पास चला गया। मछली बहू ने आगे कहा कि छोटी बहू की जुबान बहुत चलती है। छोटी बहू की जुबान बहुत चलती है। इन सब चीज़ों को देखकर छोटी भाभी के मन में ख्याल आया कि यार हमारा परिवार इतना अच्छा है, इतने लोग उसमें अच्छी तरीके से रह रहे हैं, इसमें ये जो फूट डली हुई है कि मतलब सब एक दूसरे से लड़ेंगे, अभी अच्छा नहीं है, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। इसके जवाब में वह कहती है कि उसकी जुबान ही
उसकी जबान ही जबान चलती है, ज़्यादा चलती होगा। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था और वे गुसल खाने में पड़े रहते। छोटी भाभी, हाँ अब देखो इंदु कहती है कि हाँ भाभी उसकी जबान बहुत ज़्यादा चलती है, दादाजी ने उन्हें कपड़े धोने को कहा था लेकिन वो अभी तक गीले ही पड़े हुए हैं गुसल खाने में यानी बाथरूम में। छोटे भाभी कपड़े धोने के निर्देश देती हैं। पहला दृश्य समाप्त होता है। ये पहला सीन था, ठीक है, समझ में आया होगा आपका पहला सीन। नेक्स्ट पे चलते हैं दूसरे सीन पे। मझिला लड़का करमचंद दादाजी के पैर दबा रहा होता है। इतने में बाहर बच्चों के द्वारा नल चलाने की आवाज़ आती है। करमचंद उन्हें डांटता है। दादा करमचंद को समझाते हैं कि बच्चों को बरगद की पूरी डाल आंगन में लगा दी है बच्चे ने, लेकिन लाख पानी देने पर भी उसे ससरता यानी उसे बढ़ाया नहीं जा सकता और नहीं बढ़ा पाएगी, ठीक है। वो अगर एक बात बताओ, डाल आप अगर लगा दोगे पानी देते रहोगे तो पेड़ उग जाएगा नहीं ना। हमारा परिवार भी बरगद के पेड़ की भांति है। करमचंद परेश की अलग, अब देखो वो बताते हैं कि हमारा परिवार जो है वो बरगद की पेड़ की भांति है जो कि बहुत बड़ा है और इसमें हर जो डाली है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर करमचंद दादाजी को बताता है कि परेश और उसकी बहू क्या कर रहे हैं, वो अलग हो सकते हैं, अलग होने की आशंका व्यक्त करता है। दादाजी पूछने पर वह छोटी बहू के अहंकार के बारे में बताता है कि किस तरीके से घमंडी है। थोड़ी देर बाद करमचंद वहाँ से चला जाता है और परेश आता है। दादाजी परेश और परेश से उसकी पत्नी की समस्या के बारे में बात करते हैं कि भाई तेरी बीवी को दिक्कत क्या है यहाँ पे। वे उसे समझाते हैं कि वह अपनी पत्नी को बाजार लेकर जाए और नए फैशन का सामान खरीदवा कर ले। दादाजी बहुत अच्छे हैं। परेश दादा को बताता है कि उस घर में बेला को कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अब वह अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। अब जो हमारा परेश है वो है एक जोरू का गुलाम, जो कि घर में बताता है कि भाई दादाजी वही घर में कोई पसंद नहीं करता, उसकी सब बुराई करते रहते हैं, तो वो अपन अलग गृहस्थी बताना चाहती है। दादा उसे कहते हैं कि अलग हो जाना तो समस्या का आसान सा हल है, लेकिन मेरे जीते जी संभव नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसान है पर मैं नहीं होने दूंगा, मैं सबको समझा दूंगा। अब से तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार नहीं करेगा कोई। परेश चला जाता है। दादाजी रजवा को बुलाते हैं और कहते हैं छोटी बहू को छोड़कर बाकी सबको बुलाकर ले आए। दादाजी सबको समझाते हैं कि छोटी बहू बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है, हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है छोटी बहू, बाकी सब पढ़े लिखे नहीं होते। वह वृद्धि बुद्धि में हम सबसे बड़ी है, ठीक है। दादाजी अच्छी बात कहते हैं, हम सबको उसका आदर करना चाहिए। अगर तुम में से किसी ने अब उसका निरादर किया तो इस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब वह मझली बहू को अलग से समझाते हैं क्योंकि मझली बहू बहुत ज़्यादा बैक बेंचर होती है, जो उसकी खिल्ली उड़ाने में बहुत ज़्यादा आनंद लेती है। बेला बरामदे में पुस्तक पढ़ रही है। तीसरा सीन, वह अपने आप से कहती है कि पता नहीं कैसे लोग हैं इस घर के, कभी आग जैसे गर्म हो जाते हैं, कभी मोम जैसे कोमल। तभी उसकी सास आती है यानी छोटी भाभी। वह बेला से कहती है कि तुम सही थी, तुम परेश के साथ बाजार जाकर इस रद्दी फर्नीचर के स्थान पर एक नए फर्नीचर ले आओ। बेला के निवेदन करने पर वह बैठती नहीं, कहती है कि तुम बैठो बेटा, मुझे घर के बहुत काम है। मतलब बेला कहती है कि आओ सासू माँ बैठो, लेकिन वो बैठती नहीं, बोलता तुम बैठो, मेरे को घर के बहुत काम है, मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना चाहती। मैं तो इसलिए आई थी कि एक बार रजवा को झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। मतलब वो कहती है कि रजवा को सिखा दो यार, ऐसे कैसे तुम निकाल रहे हो। छोटी भाभी के चले जाने पर मझली भाभी और बड़ी बहू आते हैं। अब आते हैं गैंगस्टर, और वे भी आकर रजवा की सिफारिश करते हैं। और मछली भाभी कहती है कि मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोजने के लिए कह दिया है। बेला बैठने के लिए कहती है लेकिन वे भी नहीं बैठती। बेला शिकायत करती है कि आप मेरे साथ परायों के जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। बड़ी बहू चली जाती है। तभी कहे लगते हुए मझली बहू और पारी का प्रवेश होता है। पारो, हाँ यहाँ पे पारो है। वह हंसते हुए अपने पड़ोस में घटित एक घटना की जिक्र करती हैं। तीनों हंस रही होती है। तभी बेला को आते देखकर एकदम चुप हो जाते हैं। बेला आकर हंसने का कारण पूछती है। बेला जवाब ना पाकर चुपचाप चली जाती है। बड़ी और मझली बहू आपस में बात करती हैं कि दादाजी ने हम दोनों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है, देखो हमारी जो मझली बहू है और एक पारो है वो हंस रही होती है किसी पड़ोसी की बात करके, चुगली करके। तो वहाँ पे बेला आती है, वो दोनों चुप हो जाते हैं, बोलती क्या हुआ वो नहीं बताते हैं। फिर बड़ी बहू और मझली बहू एक आपस में बात करते हैं कि दादाजी ने हमको ज़्यादा अच्छे से रहने को कहा है। बेला परेश से कहती है कि मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, यहाँ कोई मुझे समझता नहीं है, मैं किसी को नहीं समझती, सब
सब मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। ठीक है, मुझे कोई कार्य नहीं करने देते। परेश उसे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या चाहती हो। परेश चला जाता है। कमरे में बेला को प्रवेश होता है। कमरे में बेला का प्रवेश होता है। वो पूछती है कि भाभी आप क्यों रो रही हैं। बेला का, यहाँ पे बेला नहीं शायद इंदु होगा, क्योंकि इंदु को ही भाभी लगती है। बेला को उससे पता चलता है कि दादा ने सबको बेला का विशेष आदर करने का आदेश दिया है। बड़ी बहू कपड़े धोने जा रही थी। बेला कहती है कि लाओ मैं धो दूँ। दोनों मिलकर बरामदे में धोने लगती हैं कपड़े, और दादा बेला को कपड़े धोते हुए देखकर विस्मित होते हैं। बेला दादा से कहती है कि आप पेड़ से किसी डाली को टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी हुई डाली को सूख जाए, मुरझा जाए। देखो यार, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, लास्ट में वो दादा से पूछते हैं कि आप ये नहीं चाहते कि पेड़ की गई डाली हमारे जो बरगद जैसी पेड़ की फैमिली है वो अलग हो जाए, तो क्या आप ये चाहेंगे कि मुरझा जाए। मतलब वो अपनी बात करती है कि क्या आप ऐसा चाहेंगे कि मतलब मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँ या फिर अकेली हो जाऊँ। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये तो पूरी डिटेल में कहानी लिखी हुई, पीडीएफ से पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। ठीक है ना, एक और आएगा मजदूर और प्रेम की बात आएगी। तो मजदूर और प्रेम वाली कहानी भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है यार, दिमाग का दही कर देती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पर आप मजदूरों के बारे में जितना लिख सकते हो, मजदूरों गडेरियों के बारे में जितना लिख सकते हो उतना प्रेम यहाँ पे बरसा देना। सरदार पूरन सिंह द्वारा लिखी गई है लिखित मजदूर और प्रेम में लेखक ने श्रम मेहनत को मानव जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। उन्होंने बताया है कि सच्चा इंसान वही होता है जो ईमानदारी विवेक के साथ काम करे। लेखक के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने काम से नहीं पहचाना जाता, मतलब काम से ही पहचाना जाता है, सॉरी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, मोची हो, कलाकार हो, गडरिया, कोई भी अपने काम से ही पहचाना जाता है। ऐसे मेहनत का लोग अपनी कर्म को ही महान मानते हैं, ना केवल डिग्रियों या पैसों से। लेकिन यह भी कहते हैं कि ईश्वर के सामने ऊंच नीच या जात पात का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ केवल सज्जनता और सही मेहनत की कीमत होती है। ठीक है, लेखक ने किसान, मजदूर, चित्रकार जैसे मेहनतकश लोगों के उदाहरण देकर यह समझाया है कि मेहनत करने वाले लोग अपने कर्म को ही धर्म मानते हैं। देखो, अब यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि लेखक ने किसान के बारे में क्या बताया होगा। किसान के बारे में कोई क्या बता सकता है कि किसान मेहनत करता है, खेत में हल जोतता है। ठीक है, मजदूर के बारे में क्या बता सकता है कि वो, चित्रकार के बारे में क्या बता सकते हैं, गडेरे के बारे में क्या बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे किसान नंगे पाँव धूप में खेतों में काम करता है, वैसे ही चित्रकार अपने चित्र में भाव भरता है, और एक मजदूर ईंट गारा उठाकर इमारतें बनाता है। ठीक है, इसे आप थोड़ा डिटेल में लिख दोगे। लेखक ने कि मतलब ऐसा लिख दोगे कि किसान अगर कर्म नहीं करेगा तो उसे फल नहीं मिलेगा, कुछ भी। लेखक ने यह भी कहा है कि आज के समय में कुछ शहरी भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ईमानदार मजदूर की पहचान, उसका आदर्श आज भी जिंदा है। अगर मनुष्य को अपने जीवन में सच्चा विकास चाहिए तो उसे सच्ची मेहनत और ईमानदारी को अपनाना होगा, तभी उसका जीवन सफल होगा। ठीक है, मजदूरी और प्रेम में इतना सब कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, बिम्बिया, देखो मैं आपको सेंट्रल आइडिया दे रहा हूँ, आपको ही लिखना है यार, आपको ही लिखना है। अगर आप चाहते हो कि आपको आइडिया कहाँ से मिले, तो आपकी बुक से ज़्यादा बेहतर आइडिया कहीं भी नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बढ़िया से बढ़िया मतलब एक ये कहानी पढ़ के जाओ और कहीं जाके एनिमेशन या कहानी में देख सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। बिम्बिया के बारे में आ सकता है कि बिम्बिया का चरित्र बताइए, या बिम्बिया के बारे में बताइए सामाजिक चरित्र। बिम्बिया एक मेहनती औरत है, याद रखना, बिम्बिया जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। ठीक है, और आत्मसमर्पित लड़की है, जिसके लिए अपने परिवार की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह गरीब समाज से आती है, काफ़ी ज़्यादा निचले तबके से आती है। ठीक है, जहाँ औरतों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ठीक है, बिम्बिया को कभी भी उसके व्यक्तित्व या भावनाओं के आधार पर नहीं समझा गया। उस पर हमेशा समाज ने थोपा है, कोई ना कोई अपने फैसले थोपे हैं। उसकी मर्जी के बिना उसका विवाह एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दिया गया। उसके बाद उसे केवल तिरस्कार और अपमान ही मिला। वह हमेशा सबकी मदद करती थी, लेकिन उसे कभी भी उसके अच्छे कामों का सम्मान नहीं मिला। ठीक है, ये तो हमारा परिचय है, एक तरीके से ये हमारा परिचय है। अब परिचय में ही आपको चीज़ें पूछनी है कि जिस तरह की पहले होता था तो को कुछ नहीं समझा जाता था, इस तरीके से। तो उन्हीं में से एक बिम्बिया थी। बिम्बिया के साथ समाज ने क्रूरता और की सारी सीमाएं पार कर दी। पहले पति ने उसे जुए में हारकर दांव पर लगा दिया। उसका एक पति था पहले, जो कि पहले मतलब शादी के पहली रात को वो शराब पी कर आता है और बिम्बिया के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करता है।
और फिर होता क्या है कि जो उसका पति था वो शराबी के साथ साथ जुआरी भी था, तो उसने अपने दोस्त को जुए में लगा दिया था, सॉरी पत्नी को जुए में लगा दिया था और दोस्त से हार गया था। तो जब दोस्त होता है वो उसकी पत्नी की ओर बढ़ता है, मतलब बिम्बिया की ओर बढ़ता है, तो बिम्बिया उसे चाकू दिखाती है और कहती है मेरे पास मत आना वरना दोनों को काट के रख दूंगी, ठीक है। फिर वो जाता है उसके पति के पास और वो कहता है कि तेरी बीवी पागल हो गई है, वो ऐसे ऐसे करे, उसको घर से निकाल दे। तो बिम्बिया को घर से निकाल दिया जाता है। वो अपने मायके जाती है, मायके में भी उसका कोई सम्मान नहीं करता, सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। और फिर कुछ समय रहने के बाद दूसरा पति यानी उसकी एक शादी अधेड़ उम्र के बंदे से कर दी जाती है, जो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। दूसरे पति ने भी उसका कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, ठीक है। दूसरा पति जो था उसके पहले उसकी बीवी नहीं थी, बस उसके बच्चे थे, तो बस वो बच्चे पालने के लिए उसने उससे शादी कर रखी थी, और उससे मतलब किससे, बिम्बिया से। समाज ने उसे हमेशा उसे कलंक की नज़र से देखा और उसकी आत्मा को कभी चैन नहीं मिला, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इतना कष्ट को झेलेगा तो कैसे मिलेगा यार चैन। अंततः तब उसे अपने चरित्र पर लगे झूठे आरोपों से लड़ने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब ऐसी किसी की स्थिति हो जाएगी तो उसके पास क्या ही चारा बचेगा, बट आत्महत्या इज नॉट द ऑप्शन। बिम्बिया के माध्यम से लेखिका यह दिखाना है कि किसी गरीब औरत को समाज में ना तो इज्जत मिलती है ना ही न्याय। बिम्बिया का जीवन एक करुण कथा और हमें इस सोचने पर मजबूर करता है कि समाज कब कैसे बदलेगा, और समाज कभी नहीं बदलेगा। समाज नीच लोगों से भरा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है सारी, ठीक है। अगर कुछ रह रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। वैसे मैं जैसे जैसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है या आपको लगता है, मेरे को लगता है आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। जितने PYQs के आंसर थे, जितने भी क्वेश्चन थे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, और मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा लंबा आंसर याद ना करना पड़े, आप अपने से बनाकर वहाँ पे जाके लिख कर पाओ, टेंशन फ्री हो पाओ, ठीक है। ज़्यादा लंबा आंसर याद करके जाओगे, कुछ नहीं आएगा, कुछ गलत कर दोगे, टेंशन में रहोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक काम करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। इस बार लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा के बेल आइकन प्रेस करवाना और लाइक करवाना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।